बड़ी सफलता आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी के लिए होगी। मैं जिम्मेदारी के साथ में आप सबको कहता हूं, भारत का टेक्सटाइल, भारत का हैंडीक्राफ्ट, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत का मोबाइल, भारत के कंज्यूमेबल गुड्स, भारत के जो है कृषि उत्पाद, इन सब के लिए एक सुनहरा भविष्य यूरोपियन यूनियन के देशों में आने वाले समय में हम सबको देखने के लिए मिलेगा। और इसीलिए इसको पूरी दुनिया ने मदर ऑफ ऑल डील्स, सारे अब तक के हुए इकोनॉमिक और व्यापारिक समझौतों की माता के रूप में स्वीकार किया। और साथ ही साथ एक और खुशी की लहर हम सब के साथ में आई, माननीय प्रधानमंत्री जी के कूटनीतिक प्रयासों से अमेरिका ने जो हम पर टैरिफ इंपोज किया था, उस टैरिफ को भी के दबाव को भी कम करने में हमने सफलता प्राप्त की। भारत के किसानों के हितों की, भारत के पशुपालकों के हितों की, भारत के एमएसएमई के हितों की सुरक्षा करते हुए हमने अमेरिका के साथ में समझौता किया और अमेरिका का 25+25 पीनल टैरिफ जो है वो घट करके भारत में 18% तक आया है, जो निश्चित रूप से भारत के मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत बड़ी राहत के रूप में। और मैं मानता हूं कि उससे भारत में यूनाइटेड स्टेट्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया का बड़ा कंज्यूमर देश है, उसके लिए उसको एक्सपोर्ट करने की दिशा में निश्चित रूप से एक बड़ा लाभ इसके माध्यम से होगा। मुझे देखने को आया जिस दिन इंडो यूएस ट्रेड जो है डील की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी और अमेरिका के राष्ट्रपति ने की थी, उस दिन बहुत संशय के बादल किसानों के बीच में खड़े करने की कोशिश की गई थी। किसानों के हितों के साथ समझौता हो गया। कुछ लोग तो एप्पल के बारे में भी बात कर रहे थे। एप्पल पे जहां 50 रुपए पे 50% टैरिफ लगता था, मीन्स 75 रुपए बेस प्राइस थी एप्पल इंपोर्ट की, वो 80 रुपए पे 25% टैरिफ हुआ। मुझे नहीं समझ में आता, सिंपल मैथमेटिक्स भी लोगों को समझ में नहीं आती कि अब 100 रुपए से कम लैंडिंग कॉस्ट में इंडिया में एप्पल इंपोर्ट नहीं हो सकती, जो पहले 75 रुपए थी अब 100 रुपए हो गई। लेकिन उसको लेकर के भी संशय के बादल लोगों के बीच में खड़े करने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने अब आधार विहीन झूठ खड़ा करना, बार बार उस झूठ को बोलना और बोल करके लोगों के मन में संशय की स्थिति पैदा करके अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की आपूर्ति करना, इस पाप को करने की जो है एक परिपाटी बना दी है। ऐसा पाप शायद अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। लोगों ने वैसे भी अब उनको पहचान लिया है, उनके चाल चरित्र चेहरे को पहचान लिया है, तभी वो निरंतर सिमटते सिमटते हाशिए तक पहुंच गए। आने वाले समय में देश प्रगति करे और लक्ष्य को लेकर, जिस लक्ष्य को लेकर हम चलें कि भारत विकसित हो, उस दिशा में ये बजट और पिछले दिनों में हुए व्यापारिक समझौते बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। आप सब ने सुना, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। जिन राज्यों की आरडीजी बंद की गई है उसको केंद्र सरकार कैसे कंपनसेट करेगी? हिमाचल की बात करें, विरोध हो रहा है, सरकार की आज विशेष कैबिनेट बैठक चल रही है इसी मसले पे। मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि केंद्र के समक्ष हमने पक्ष रखा था, केंद्र ने सुना नहीं। इसी के साथ दूसरा सवाल ये, केंद्र की सहायता पर जब सवाल उठता है, आप पीछे भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री रह चुके हैं, क्या हिमाचल के प्रतिनिधि सरकार के आपके पास केंद्रीय सहायता के लिए आते रहे हैं? अगर आते हैं तो केंद्र सहायता कर क्यों नहीं पाए? देखिए, मैं दोनों विषय का जवाब आपको देना चाहता हूँ। आरडीजी आप लोगों को जानकारी में होगा, 12वें वित्त आयोग से 1990 के दशक में शुरू हुआ था। आर्टिकल 274 का हवाला देते हुए ऐसे राज्य जो फिस्कल डेफिसिट है, मैंने बहुत विस्तार से आप सबके सामने फिस्कल डेफिसिट, उसके दुष्प्रभाव, उनकी बात की कि जब राज्य वित्तीय अनुशासन नहीं अपनाते, उनके खर्च ज़्यादा हो और आमदनी कम हो, तो एक टेम्पररी रिलीफ उस समय 1990 में दिया गया, क्योंकि कुछ राज्य जो हैं उनके पास में तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं थे। राज्य अपने राजस्व में वृद्धि करने के बजाय निरंतर इलेक्शन ओरिएंटेड योजनाओं की बातचीत कर रहे थे और उसका दुष्प्रभाव दिखाई दे रहा था। तब यह तय किया गया था कि राज्यों को एक अस्थायी रूप से सहायता के रूप में 5 साल के लिए 12th फाइनेंस कमीशन ने घोषणा की थी कि उनको आरडीजी के माध्यम से कुछ सहयोग प्रदान किया जाए। और उस समय पहले साल में लगभग शायद 5068 या 680 करोड़ रुपए कुछ उसके लिए प्रोविजन किया गया था। लेकिन उन्होंने कहा था कि ये पूर्ण रूप से अस्थायी है। 13वें वित्त आयोग में एक बार उसको फिर
5 साल तक, क्योंकि वित्तीय अनुशासन राज्य नहीं ला पाए, उनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग देते हुए उसको फिर आगे बढ़ाया गया। 14वें फाइनेंस साइकिल में भी जो है राज्य उसमें स्लिप हुए, चूके, ठीक नहीं काम कर पाए, और फिस्कल डिसिप्लिन कुछ स्टेट्स का और बिगड़ा। उसको लेकर के जो है फिर वार्निंग देते हुए उसको टेपर डाउन किया गया। 15 फाइनेंस कमीशन के समय में, क्योंकि कोविड का प्रकोप आया, पूरी दुनिया के सामने अनप्रेसिडेंटेड चुनौती थी, पूरी दुनिया उसके कारण से व्यथित थी, सारी अर्थव्यवस्थाओं पर दुष्प्रभाव पड़ा, निश्चित रूप से राज्यों की इकोनॉमिक हेल्थ पर भी दुष्प्रभाव पड़ा था। मैंने आपको निवेदन किया कि उस समय हमने अपने फिस्कल डिसिप्लिन को भी थोड़ा ईज आउट किया, और हमने जो है फिस्कल डेफिसिट को, जो वित्तीय घाटा है, उसको बढ़ा करके करने की अनुमति राज्य सरकारों की थी। उसके कारण से एक चुनौती राज्य सरकारों के सामने आई थी। उसके चलते हुए विद क्लियर इंडिकेशन दैट दिस इज अ फ्रंट लोडिंग ऑफ आरडीजी, कि हम एक साथ आपको पैसा दे रहे हैं, तब अनप्रेसिडेंटेड हाई पैसा जो है हिमाचल प्रदेश जैसे प्रदेश को मिला, जो 1990 से लेकर के 12th फाइनेंस साइकिल से लेकर के 15th फाइनेंशियल साइकिल के शुरू होने तक कुल जितना पैसा भारत सरकार ने सब राज्यों को मिला करके दिया था, उससे ज्यादा पैसा अकेले हिमाचल को दिया, लेकिन विद क्लियर स्टेटस इट इज प्योरली टेम्परेरी। आपको अपने राजस्व में वृद्धि करने के लिए काम करना चाहिए। राज्य सरकार हैव फेल्ड, दे हैव डन नथिंग। अब उसके बाद में, क्योंकि जो टेम्परेरी व्यवस्था थी उसको अल्टीमेटली विड्रॉ करना है, तो नहीं, तो अब राज्यों को उसके बारे में विचार करना और चिंतन करना चाहिए। अपनी विफलता का ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ना, अपने द्वारा वित्तीय अनुशासन न अपनाने का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना, इसे आप कहां तक जायज समझते हैं? लेकिन इस सब का दुष्प्रभाव न हो और कम इंपैक्ट हो, जनता को उसका दुष्प्रभाव न झेलना पड़े, इसके लिए जैसा मैंने विस्तार से आपके सामने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रेवेन्यू रिसीप्ट बढ़े, और उसके साथ में जो फॉर्मूलाए में चेंज 16 फाइनेंस कमीशन ने किया, जिसका लाभ हिमाचल जैसे प्रदेश को मिला, उसके चलते हुए ये इजीली अगर राज्य वित्तीय अनुशासन करें तो एडवर्सली इंपैक्ट किए बिना ये इशू इजीली राज्य एड्रेस कर सकते हैं। दूसरा विषय आपने कहा, तो मैं ये मानता हूं कि हिमाचल के, जहां तक मैंने जल शक्ति मंत्री रहते हुए, मैंने पर्यटन मंत्री रहते हुए, उससे पहले मैंने कृषि मंत्रालय में काम करते हुए जो अनुभव किया, हिमाचल प्रदेश के सभी सांसद, चाहे माननीय नड्डा जी से लेकर के माननीय अनुराग ठाकुर साहब से लेकर के माननीय कश्यप जी तक लेकर के, सब सांसद प्रोएक्टिवली, अगर किसी एक स्टेट के सांसद राज्य के हित में अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके भी भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में, 3 मंत्रालयों का तो मैं प्रत्यक्ष अनुभव बता सकता हूं, पैरवी करते हैं, तो सबसे ज्यादा सामूहिक रूप से पैरवी करने वाले प्रांत के सांसद कोई हैं तो हिमाचल प्रदेश के। सरकार के आपका हो गया भाई साहब, बहन जी को बात करें। एक मिनट दीदी पहले इन्होंने शुरू कर दिया बोलना। केंद्रीय बजट को आपने बड़ी बारीकी से देखा, लेकिन अगर हिमाचल के संदर्भ में बात की जाए तो पिछले 3-4 सालों से हिमाचल प्राकृतिक आपदा का दंश झेल रहा है। प्रधानमंत्री जी खुद 1500 करोड़ रुपए की घोषणा यहाँ करके गए। सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, कि जबकि सबसे ज्यादा जरूरत अभी इस समय केंद्रीय मदद की है। क्या कहना चाहिए? देखिए, प्राकृतिक आपदाएं जो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती के रूप में हम सबके लिए खड़ी हुई है, क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पैक्ट के चलते हुए जिस तरह से अनप्रिडिक्टेड क्लाइमेट इम्पैक्ट हम सबके सामने दिखाई देते हैं, पूरे विश्व भर में जिस तरह की चुनौतियां बनी, उस सबको संज्ञान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल से आपदा राहत कोष को निरंतर अभिवृद्धि करने के लिए देश की सरकार ने काम किया और उसमें कई गुना वृद्धि उसमें की है। पिछले 3 साल से आपदा राहत के पैसा जो राज्य सरकारों के पास में एसडीआरएफ के रूप में परमानेंटली अवेलेबल होता है, ताकि राज्य बिना केंद्र की अनुमति के ही तुरंत इमीडिएट रिस्पांस जो है 25% तक पैसा खर्च करके कर सके।
इस दृष्टिकोण से उस कोष को निरंतर बड़ा करने का काम देश की सरकार ने किया। उसके साथ साथ में आपदा राहत में पहले एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के नॉर्म्स में केवल कंपनसेशन के ही या इम्पैक्ट को डाइल्यूट करने या उसको एड्रेस करने पर के लिए ही खर्च करने की अनुमति होती थी। उसके अलावा प्रिवेंटिव मेजर्स पर कि आपदा का दुष्प्रभाव कम से कम हो, पहले हम उसकी तैयारी करें, उसके ऊपर खर्च करने की भी राज्यों को अनुमति दी है और राज्य सरकारों के पास में यथेष्ट पैसा उसको लेकर के है। मैं फिर आपसे आपके माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि प्रिवेंटिव मेजर पर मैक्सिमम काम राज्य सरकारों को करने की आवश्यकता है, क्योंकि क्लाइमेट की चुनौती जिस तरह की बनी है, कैटास्ट्रोफिक रेनफॉल्स जिस तरह से, क्लाउड बर्स्ट जिस तरह से पिछले वर्षों में ऑब्जर्व किए जा रहे हैं और सभी जगह पूरे दुनिया भर में जिस तरह से किए जा रहे हैं, स्कैंटी रेनफॉल्स, इरेटिक रेनफॉल्स जिस तरह से ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, ये चुनौतियां कम से कम मानव जीवन को जो है प्रभावित करें, इसके लिए उनको प्रोएक्टिवली काम करने की आवश्यकता है। सर, ये 2026 पहले बहन जी को बात करने जो उनको बीच में रोका था। सर, आपने बात की कि बहुत सारे राज्यों में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुआ है, तो क्या हिमाचल प्रदेश में ये मिसमैनेजमेंट लार्ज स्केल पर हुआ है? थोड़ा सा बता पाएंगे कि ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट कहाँ हुआ है? और दूसरा ये हिमाचल प्रदेश आप देख रहे हैं कि 3 सालों से आपदा से जूझ रहा है, ऐसे में हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार टूरिज्म रिवाइवल फंड देने का विचार रखती है क्या? देखिए, मैंने आपके सामने चर्चा की कि मैंने मिसमैनेजमेंट शब्द उपयोग नहीं लिया, मुझे लगता है वो दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड एज पर द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स। इट वाज फिस्कल डेफिसिट की बात मैंने की। वो डेफिसिट बहुत सारे कारणों से हो सकता है, वो मिसमैनेजमेंट भी हो सकता है, मिस अप्रोप्रिएशन भी हो सकता है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट मीन्स जितनी राज्य की आय है और जितनी राज्य का व्यय है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, जो घाटा है, वित्तीय घाटा है, उसको कम बनाए रखना वित्तीय अनुशासन है। आज डेब्ट टू जीडीपी रेशियो के दृष्टिकोण से देखें तो हिमाचल प्रदेश देश के ऐसे 5-6 पहले प्रदेशों में है जिनमें सबसे ज़्यादा कर्ज जिन्होंने लिया है। और जैसा मैंने कहा कि जब जीडीपी के अगेंस्ट कर्ज बढ़ता है तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट जो है आने वाले समय काल पर पड़ता है, क्योंकि लोन को रीपे करने का क्या भी दबाव हर साल बढ़ता है, इंटरेस्ट को रीपे करने का दबाव भी बढ़ता है। मुझे स्पष्ट नहीं, लेकिन मोटे तौर पर मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की स्टेट रेवेन्यू रिसीप्ट जो है, भारत सरकार से मिलने वाले पैसे को अलग रख दें, लेकिन स्टेट, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग करेक्ट कर दें, स्टेट रेवेन्यू रिसीप्ट जो है उस पर ब्याज, जो कर्ज लिया गया उसमें से जो कर्ज लिया गया उस पर ब्याज, कर्ज की किश्त, सरकार के एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह और उनका मेडिकल बिल, इन 4 चीज़ को पे करने में 76% पैसा चला जाता है। जिस राज्य में अगर 76% पैसा इस पर चला जाएगा, वो राज्य डेवलपमेंट पर एक्सपेंडिचर कैसे करेगा? और उसके अलावा राज्य की पॉपुलस स्कीम, चुनावों को लेकर के, चुनाव जीतने को लेकर के बनाई गई स्कीम्स, मैं एक भी स्कीम या किसी राज्य की चर्चा नहीं करूँगा, सभी राज्यों ने इस तरह के काम किए, उसको लेकर के जो दबाव बढ़ता है। अब बहुत सारे राज्यों में जो है फिस्कल डेफिसिट वो स्लिप करके 5-6% तक चला गया और डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 50% तक चला गया। वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। हिमाचल प्रदेश पे भी में भी जो है इट हैज़ क्रॉस्ड 40%, इट हैज़ अराइज्ड अप टू 42%, विच इज़ रियली अ स्टेट ऑफ कॉशन, जो है एक चिंता का विषय है। सर, 2026-27 के आम बजट में हिमाचल प्रदेश में सांस्कृतिक धरोहर को संभालने और पर्यटन के दृष्टिकोण से किस प्रकार से हेल्प करने वाली है? देखिए, जो है भारत सरकार का बजट, स्टेट के प्रोजेक्ट स्पेसिफिक चर्चा उस बजट में नहीं होती, लेकिन टूरिज्म की ग्रोथ को लेकर के, हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज एंड असेट्स को लेकर के एक मोटी कल्पना की बात मैंने आपको की कि हम टूरिस्ट ट्रेल्स बनाएंगे, हम ट्रैकिंग ट्रेल्स बनाएंगे, हम जो है एक्सपीरियंस ट्रेल्स बनाएंगे, हम अपने कल्चरल एक्सपीरियंस सेंटर बनाएंगे, और उसके लिए बजटरी एलोकेशन भारत सरकार के मंत्रालयों को जो है एक कंसोलिडेटेड बजट एलोकेशन जो है भारत सरकार अपने बजट में प्रोविज़न करती है। टूरिज्म, as per our constitution, it's a state subject. So primarily state has to have a call to make to take an initiative
कि वो अपने तरफ से टूरिज्म के लिए प्रोजेक्ट प्रपोजल्स बनाएं, उन प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को ग्रो करें, उन प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को बना करके भारत सरकार पर लेकर के आएँ। लेकिन मैं इतना प्रसन्नता के साथ मैं कह सकता हूँ कि पिछले 10 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस एनडीए की सरकार ने उससे पहले के 10 साल की तुलना में अगर मैं केवल टूरिज्म पर अगर एक्सपेंडिचर की बात करूं तो लगभग 8 गुना एक्सपेंडिचर किया, और उसके रेशियो में हिमाचल प्रदेश को भी, चाहे वो स्वदेश दर्शन स्कीम हो, स्वदेश दर्शन 2 स्कीम हो, चाहे वो हमारी स्पेशल इंसेंटिव की स्कीम जिसकी मैंने चर्चा की, अभी 250 करोड़ रुपए मिले हैं। हमारे जो है आस्था स्थलों के विकास के लिए प्रसाद की परियोजना हो, हमारे CBBD की जो चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट की स्कीम हो, इन सब स्कीम्स में हिमाचल प्रदेश को भी पहले भी पैसा दिया गया। इस बार भी आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं के अनुक्रम में हिमाचल प्रदेश को हम धनराशि उपलब्ध कराएं। सर एप्स्टीन फाइल्स को लेकर दीदी एक किस इधर से भी ले लें। सर एप्स्टीन फाइल्स को लेकर लगातार मुझे लगता है कि बजट पर इस बजट की तरह की चर्चा पर इस सब की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे अनवेरिफाइड कंटेंट जो कहीं डिजिटल वर्ल्ड में घूम रहे हैं उसको लेकर के हम जो है इस तरह की वार्ता करें, चर्चा करें, उसकी कहीं आवश्यकता भी नहीं। सर आपने जो है राज्यों के वित्तीय अनुशासनों पर तो चर्चा की, केंद्र सरकार अपने टोटल बजट का जो है 1/4 हिस्सा जो है मार्केट से उधार जो है लेगी, मार्केट से कर्ज उठाएगी, उस पर आपका क्या है? देखिए, मैंने आपको बहुत विस्तार से बताया कि भारत सरकार का फिस्कल डिसिप्लिन जो है, हम अपने डेफिसिट को 4.3% से कम लेकर के आए, ये हमने घोषणा किया। और ये केवल, मैंने आपको पहला सेंटेंस अपने बातचीत में रखा था कि हम रिफॉर्म ओवर रिटोरिक्स की बात करने वाले लोग हैं, हम सिर्फ जो है बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग नहीं हैं, हमने रिफॉर्म्स उसके अनुरूप किए हैं। हम फिस्कल डेफिसिट को 5.5 से घटा करके 3% तक लाने में, 3.5 तक लाने में कामयाब हुए थे। फिर जो है कोविड इम्पैक्ट के बाद में जो बढ़ा उसको वापस लाने की दिशा में हम पिछले 3 साल में सफल हुए। सर, आप नए ट्रेड डील की बात कर रहे थे, कृषि पर एक्सपोर्ट जो आपका इंपोर्ट टैरिफ है वो 18% की बात कर रहे थे, लेकिन सरकार का आरोप है कि जो इंपोर्ट टैरिफ है वो 0% है, जिससे देश के किसानों को, प्रदेश के किसानों को काफी मुनाफा इस डील से हुआ है। तो इस संदर्भ में वो जल्द जो है कृषि मंत्री से, मुझे लगता है कि मैंने बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश की, और मैंने कहा कि भारत अमेरिका के व्यापार समझौते पर हमारे किसी भी मोटे अनाज, किसी गेहूं, चावल, हमारे तिल जो है दलहन, इन सब के ऊपर जो है ये लागू नहीं होगा। इसके बाद में यदि मैं बात करूं तो हमारी वेजिटेबल्स, जो कॉमन वेजिटेबल्स हैं, आलू से लेके, मटर से लेकर के, बीन्स से लेकर के, हमारी जो है मिक्स्ड फ्रोज़न वेजिटेबल्स से लेकर के, हमारी अन्य दलहन सब्जियां जितनी भी होती हैं, उन सब पर, हमारे खीरा पर, हमारे गरकिन्स पर, हमारे मशरूम पर, हमारे डिब्बाबंद सब्जियों पर, इस सब की नो एंट्री रहेगी। इसके अतिरिक्त जो है हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स, चाहे हमारा दूध है, क्रीम है, योगर्ट है, छाछ है, उसके अलावा मक्खन है, घी है, चीज़ है, बटर ऑयल है, पाम ऑयल है, उसके अलावा पनीर है और वे प्रोडक्ट्स हैं, वे प्रोटीन जो है बच्चे लोग काम में लेते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में, इस सब पे ये लागू नहीं होगा, इनकी नो एंट्री है। अरे साहब, हमारी चिंता तो एंट्री की है ना, भारत में ये नहीं आए इसी की चिंता है, ये लागू ही नहीं होगा, ये एंट्री नहीं हो सकते। इसके अलावा जो है हमारे जितने भी जो हमारी स्पाइसेस हैं, हमारी सैलरी सीड से लेकर के, हमारी फेनुग्रीक मेथी से लेकर के, हमारी अजवाइन से लेकर के, सैसला से लेकर के, पॉपी सीड से लेकर के, मस्टर्ड सीड से लेकर के, हंस से लेकर के, स्पाइस से लेकर के, किसी भी तरह की मिक्स्ड फॉर्मेट में भी उनको अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त जो है किसी भी तरह की ड्राइड वेजिटेबल्स, सूखी हुई सब्जियां, सूखी हुई बीन्स, और उसके अलावा रूट्स और ट्यूबर, शकरकंदी से लेकर के आलू तक कुछ भी लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जो है हमारे सीट्रस फ्रूट्स और हमारे जो है मैंडरिन्स, कोई भी हाइब्रिड फ्रूट्स, ग्रेप फ्रूट्स, लेमन्स, लाइम्स, स्ट्रॉबेरीज, ये लागू इस भारत में एंट्री नहीं होगी। एप्पल की मैंने स्पष्टता से आपके साथ में बात की। अब जो फल भारत में पैदा नहीं होते, ब्लूबेरीज भारत में पैदा नहीं होते, वो अगर भारत में इंपोर्ट होती है, मुझे लगता है कि उसमें तो कहीं कोई किसी तरह का विषय नहीं होना चाहिए। इसकी संभावना तो हो सकती है कैसे पैदावार की। निश्चित रूप से उस पर काम कर रहे हैं। मैंने आपके सामने कहा, आप शायद मुझे लगता है कहीं संज्ञान में नहीं आया होगा,
हम हाई वैल्यू एग्रीकल्चर पर काम करें, हम आयुर्वेद की अब एक्सेप्टेंस ग्लोबली बढ़ रही है, हम आयुर्वेदिक मेडिसिन की खेती पर काम करें, हम प्रोसेसिंग पर काम करके और उसका वैल्यू एडिशन करें, ये तीनों सरकार की प्राथमिकता में रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।